तो दोस्तों, दिसंबर 2025 का महीना तुर्की के लिए उन दिनों की तरह बन गया है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगे। हालात ऐसे बन गए हैं कि निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को तुर्की अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म समझता था। यह संगठन कहने को तो 57 देशों का समूह है, एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरते हैं तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। हैरानी की बात यह है कि इन 57 देशों में से करीब 30 देश अपने ही पड़ोसियों के साथ किसी न किसी तनाव या जंग में उलझे हुए हैं। यानी जिन देशों के बीच एकता दिखाने की कोशिश होती है, वहीं खुद आपस में स्थिर नहीं है। इसके अलावा लगभग 18 देश ऐसे भी हैं जो कंगाली के कगार पर खड़े हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इतने बड़े संगठन के बावजूद इन देशों में स्थिरता की कमी साफ दिखाई देती है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हमने जो बताया, इसी के साथ इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, नाइजीरिया और सूडान जैसे देशों के पास तेल का अथाह भंडार होने के बावजूद वे ताकतवर नहीं बन पाए। कुदरत की मेहरबानी तो है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और लगातार संघर्षों ने इन्हें कमजोर बना दिया है। दुनिया में इनका प्रभाव तो दूर, खुद मुस्लिम देशों के बीच भी इनकी कोई खास पकड़ नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने बड़े संगठन का फायदा ही क्या, जब उसके आधे सदस्य खुद ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हों। इसी भीड़ में तुर्की खुद को खलीफा यानी नेता समझने की कोशिश कर रहा है। इसी नेतृत्व की होड़ में तुर्की ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए ताकि बाकी देशों को खुश किया जा सके। मगर अब तुर्की को एक ऐसी चेतावनी मिल गई है जिसने उसकी चिंता बढ़ा दी है। वेस्ट एशिया के सबसे अहम थिंक टैंकों में से एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें जो दावा किया गया है वह तुर्की के लिए सीधा अलार्म बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को उकसाना कोई खेल नहीं है। इसकी कीमत इतनी भारी पड़ सकती है कि जिस देश ने गलती की वह समझ भी नहीं पाएगा कि नुकसान कहां से हुआ। इसलिए सऊदी अरब ने भारत विरोधी किसी भी अभियान से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन यहां असली टारगेट तुर्की है। वही तुर्की जो कश्मीर को लेकर बार बार बयान देता है जैसे उसे भारत से ज्यादा कश्मीर की चिंता हो। तुर्की की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तुर्की के अपने ही रक्षा विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को चिढ़ाने की जो कोशिश की थी, वही उसके लिए जाल बन गई। तुर्की को न तो कोई रणनीतिक फायदा हुआ और न ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बड़ा समर्थन मिला। उल्टा तुर्की कई मोर्चों पर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे निकलने का कोई सीधा रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। खेल बड़ा था, चाल गलत थी, और अब तुर्की खुद अपने दांव में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज की स्थिति यह है कि तुर्की दुनिया की राजनीति में ऐसे फंस गया है जैसे कोई खिलाड़ी चारों तरफ से चेकमेट में आ जाए। एक तरफ इजराइल के साथ बढ़ता तनाव है और दूसरी तरफ सीरिया का पुराना दलदल, जहां तुर्की आज भी अपनी सेना फंसा चुका है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ शक्ति संघर्ष लगातार बढ़ता गया है और ग्रीस तथा साइप्रस के साथ पुराने विवाद फिर से सिर उठाने लगे हैं। हालात इतने उलझ चुके हैं कि तुर्की के चारों ओर एक तरह से आग ही आग दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद तुर्की ने भारत से भी टकराव मोल ले लिया, और वह भी बिना किसी ठोस समर्थन के। अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भले ही तुर्की के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर इनकी राजनीतिक पकड़ इतनी कमजोर है कि इनके बयानों का असर बेहद सीमित होता है। यूरोप तो पहले ही साफ कर चुका है कि भारत के खिलाफ वह कभी तुर्की का समर्थन नहीं करेगा। मध्य पूर्व की स्थिति भी तुर्की के पक्ष में नहीं है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब के बीच पहले से ही ताकत की जंग जारी है। ऐसे में सऊदी ने भारत के मामले में तुर्की को एक बार भी समर्थन नहीं दिया है। यहां तक कि सऊदी सेना ने तुर्की के साथ बचा खुचा सैन्य सहयोग भी रोक दिया है। अब तुर्की भू राजनीतिक शतरंज में अकेला खिलाड़ी बन चुका है और भारत उसके पड़ोस में ही रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। वेस्ट एशिया के थिंक टैंक साफ कह रहे हैं कि अगर तुर्की ने भारत को यूं ही उकसाया तो आने वाले 5 साल उसके लिए बेहद भारी साबित होंगे। तुर्की ने शेर को छेड़ने की कोशिश तो कर दी, लेकिन अब उसे भागने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसके अपने राजनीतिक और सैन्य फैसले अब उसी पर भारी पड़ रहे हैं
और आने वाले समय में यह दबाव और बढ़ सकता है। तुर्की की मुश्किलें केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी हालात उसके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में वह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। यही नीति अब उसके लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनाती जा रही है। नाटो के साथ भी रिश्ते बिगड़ने लगे हैं और रूस के साथ भी तुर्की अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। दिसंबर 2025 में ब्रसेल्स में हुई नाटो बैठक के दौरान तुर्की की चिंताएं खुलकर सामने आ गईं। तुर्की के विदेश मंत्री ने ब्लैक सी की सुरक्षा को लेकर अपना दर्द जाहिर किया और बताया कि रूस से जुड़े तेल टैंकरों पर हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये हमले तुर्की के अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुए हैं, जिससे उसका समुद्री व्यापार सीधा खतरे में आ गया है। तुर्की अब इसे बेहद डरावनी स्थिति बता रहा है, क्योंकि जिस समुद्र को वह दूसरों के लिए बंद रखता था, वही समुद्र अब उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन का हवाला देकर तुर्की नाटो के युद्धपोतों को ब्लैक सी में प्रवेश नहीं करने देता था, ताकि वह खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सके। लेकिन अब यही रणनीति उस पर उलटी पड़ गई है। अमेरिका और यूरोप इस नीति से नाराज हैं, क्योंकि तुर्की एक ओर नाटो में बैठता है और दूसरी ओर रूस से करीबी बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी दोहरी चाल को वह रणनीतिक ऑटोनॉमी कहता था, मगर अब यह नीति उसके लिए सिरदर्द बन चुकी है। नाटो ने अपने 2025 एजेंडे में सभी देशों को रक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 3.5% करने का निर्देश दिया है। तुर्की पहले ही कई मोर्चों पर भारी खर्च कर रहा है और अब यह नया बोझ उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर सकता है। उधर अमेरिका का दबाव भी बढ़ रहा है और तुर्की के बैंकों ने 2025 में डर के कारण रूसी कंपनियों से लेन देन घटा दिया है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का भय सताने लगा है। स्थिति यह बन गई है कि तुर्की न रूस को खुश रख पा रहा है और न अमेरिका को नाराज करने का जोखिम उठा पा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा समझौता होता है जिससे रूस को भू राजनीतिक ताकत मिले, तो तुर्की की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तुर्की को डर है कि यूक्रेन की हार की स्थिति में रूस काकेश क्षेत्र में विस्तार कर सकता है, जो तुर्की की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। दूसरी तरफ तुर्की ने पाकिस्तान, अजरबैजान और बांग्लादेश के साथ मिलकर जिस 3 भाई गठबंधन की हवा बनाई थी, वह भी अब उसके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि यह गठबंधन भारत के खिलाफ खड़ा दिखता है और भारत आज वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो चुका है। इसी बीच तुर्की और इजराइल के बीच तनाव गहरा गया है। नवंबर 2025 में इस्तांबुल के एक अभियोजक ने इजराइल के 37 उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए, जिससे कूटनीतिक माहौल और बिगड़ गया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कड़े बयान देने शुरू कर दिए और दोनों देशों के संबंध अब टकराव के चरम पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर तुर्की सीरिया में भी बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि अप्रैल 2024 में असद सरकार गिरने के बाद जो हालात बने, उससे तुर्की को फायदा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन नई सरकार अब इजराइल के करीब जा रही है, जिससे तुर्की की सारी योजना धरी की धरी रह गई है। वैसे दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या तुर्की आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण एर्दोगन की भारत विरोधी नीति है? क्या आने वाले समय में भारत को तुर्की के लिए नरमी दिखानी चाहिए या फिर जैसे को तैसा वाला रुख बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।